भाई गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हालचाल है? बढ़िया है सबके? ऑलराइट। चैप्टर 4 का रिवीजन शुरू करने जा रहा हूं। चैप्टर 4 को याद करने का टाइम आ गया है। द फर्स्ट थिंग वी सॉ इन चैप्टर 4 वाज ऑर्स्टेड्स एक्सपेरिमेंट। ऑर्स्टेड ने फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इट वाज सीन दैट अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर a magnetic field is produced. So for the first time, magnetic field was produced without a magnet. So around any current carrying conductor, around a current carrying conductor, a magnetic field is produced. And ये देखा गया कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो कॉन्सेंट्रिक होता है, मतलब सर्कुलर होता है। सपोज ये तुम्हारा करंट कैरिंग वायर है एंड यू नो द सिंबल फॉर द डॉट। डॉट का मतलब है आपकी तरफ आ रहा है करंट, ये है। तो इट वाज सीन कि अगर अलग अलग जगह पे मैं नीडल रखूं तो नीडल का जो नॉर्थ पोल है वो इस तरह अलाइन होगा। शेडेड पोर्शन इज द नॉर्थ पोल। सो यू कैन सी हियर that if you keep this magnetic needle shows the presence of magnetic field and उसका direction भी दिखाता है। So you can see that if the wire is carrying current and current is coming out, तो इस तरफ, यहां इस तरफ, यहां इस तरफ और यहां इस तरफ, इन शॉर्ट एक क्लोज लूप में मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर वायर में से करंट अंदर जा रहा होता तो इट वुड हैव बीन उल्टा, टिक 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 टिक। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड फॉर द फर्स्ट टाइम वी सॉ दैट इट फॉर्म्स अ क्लोज लूप अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। नाउ केम द टाइम टू कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को कंट्रास्ट और कंपेयर करने का टाइम आया। इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है ड्यू टू अ स्टेशनरी पॉइंट चार्ज। सो लेट अस से हियर Q is your point charge which is also called source charge. Source charge. एंड किसी चार्ज, स्टेशनरी पॉइंट चार्ज Q की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन क्या होगा? E bar, आई एम श्योर एवरीबॉडी नोज, KQ by R square into R cap. So electric field is produced due to a stationary point charge. Also we saw that if a charge छोटा q, कोई और charge q को, is kept in this electric field E bar, it experiences a force. We have seen all that. It experiences a force and this force is given as F bar is Q E bar. The idea of do we remember? And as a result, F bar, ये Q ये रहा, E bar को यहां से उठाऊंगा, so F bar becomes KQQ by R square into R cap. This is the equation for force on this charge Q which is kept in this electric field. ये बातें हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की। Now let us go and talk about magnetic field. इसी वेन में मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करेंगे। Now the first question is that अब इलेक्ट्रिक फील्ड को E बार का सिंबल दिया गया है, मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल है B बार। ओके, इफ E बार इज द सिंबल फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, B बार इज द सिंबल फॉर मैग्नेटिक फील्ड। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया इज दिस, that a stationary point charge produces an electric field. तो मैग्नेटिक फील्ड को कौन प्रोड्यूस कर रहा है? चार्जेस इन यूनिफॉर्म मोशन। यू रिमेंबर, करंट मतलब चार्जेस आर मूविंग विद अ सर्टेन फिक्स्ड वेलोसिटी कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो चार्जेस इन यूनिफॉर्म मोशन प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के संगे संगे प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। सो स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस इन यूनिफॉर्म मोशन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। भाई तो अगर चार्जेस एक्सेलरेट हो तो क्या प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
चैप्टर 8 में हमने देखा था. Okay, so charges in uniform motion produce a magnetic field. Now I would like to place such a charge q in this magnetic field and I would like to find out क्या सचमुच इसमें फोर्स लगता है और फोर्स क्या इसी तरह का होता है जैसे यहां पे फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यहां पे फोर्स कैसा होगा, लेट्स सी. सो इफ चार्ज q moves with velocity v bar, it's a very important equation, one of the most important equations of this chapter, moves with velocity v bar in a magnetic field b bar, force कितना होगा जी. And one of the most beautiful equations I've seen here, I'll call it Fm bar. If electric force I call it Fe bar, then magnetic force I call it Fm bar, and that is equal to Q V bar cross B bar. बहुत ही आला equation, lovely equation this. Magnetic force is Q V bar cross B bar, and its magnitude, yeah, value, let me take this off. Can I take this off now? Orsted cannot be taken off. But idea उठा लेते. Its value, mod Fm bar, is QVB sin theta. Alright, so mod Fm bar is QVB sin theta. Now, a very big difference between Fe bar and Fm bar you can see here. जैसे Fe bar is या तो in the direction of electric field, अगर चार्ज पॉजिटिव हुआ तो, चार्ज नेगेटिव हुआ तो opposite to the direction of electric field. But यहां पे magnetic force is in the direction of V bar cross B bar. In short, magnetic force will always be perpendicular to the plane formed by V bar and B bar. I'm writing that as a note. A couple of points in the note. Direction of Fm bar is perpendicular to the plane formed by V bar and B bar. या तो V bar और B bar ये प्लेन में हो तो या तो ऐसा होगा मैग्नेटिक फोर्स या नीचे होगा. No other problems. Secondly, if the charge is there but it is stationary, तो क्या होगा? Means चार्ज की वेलोसिटी जीरो है. What is going to be the magnetic force? Zero. Because वेलोसिटी ही नहीं है तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा नहीं. So if charge Q is stationary, that is velocity is zero, then Fm is also zero. मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ही नहीं. Thirdly, बहुत सारे कंडीशन है इसके. If V bar and B bar are parallel, and parallel मतलब what is the angle between them? 0 degree. Or anti-parallel. Anti-parallel मतलब theta is 180 degree. You know, parallel मतलब V bar भी इस डायरेक्शन में, B bar भी इस डायरेक्शन में. Anti-parallel मतलब V bar इस डायरेक्शन में, B bar इस डायरेक्शन में. This is 180 degree. But what is sin 0? 0. Sin 180? 0. तो इस केस में भी magnetic force is 0. So you have very many conditions for magnetic force being there on charge. So direction दिखा दिया. अगर चार्ज स्टेशनरी है तो Fm 0 है. V bar and B bar पैरेलल या एंटी पैरेलल है तो भी Fm 0 है. एंड थीटा याद रखिएगा इज द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड. अब नाउ द क्वेश्चन, अगर मेरे पास चार्ज भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो व्हाट विल बी द नेट फोर्स ऑन दैट चार्ज? नेट फोर्स पीपल, दैट इक्वेशन वाज गिवन बाय लॉरेंट्ज एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड लॉरेंट्ज फोर्स. सिंगल इक्वेशन, कोई बहुत बड़े बड़े तीर नहीं मारने पड़ते, सिंगल इक्वेशन बदल सकता है हमारी दुनिया. सो लॉरेंट्ज फोर्स, सो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है. चार्ज Q moves with velocity V bar in electric field E bar and magnetic field B bar, then net force is, भाई दोनों की वजह से लगेगा, net force F bar will be Fe bar electric force plus
Fm bar magnetic force. तो it's a vector sum, not a scalar sum. Fe bar हमने यहां पे लिखा था QE bar, Fm bar ये रहा. So Fe bar is what? QE bar. Fm bar is Q V bar cross B bar. Can I write this in the form of one composite equation? Yes, sir. So F bar is Q bracket E bar plus V bar cross B bar. Ladies and gentlemen, this is the equation for Lorentz force. Alright. अच्छा, एक और बात इंपॉर्टेंट बता दूं. जैसे you remember chapter 1 में हमने देखा था कि if there are many source charges, तो electric field is the vector sum. E bar is E1 bar plus E2 bar plus plus En bar. In short, net electric field superposition principle को फॉलो करता है. तो अगर मेरे पास बहुत सारे करंट कैरिंग कंडक्टर्स हो, तो व्हाट विल बी द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट वन पॉइंट? पीपल, यहां पे भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल विल वर्क. सो नेट मैग्नेटिक फोर्स will be B1 bar plus B2 bar plus plus Bn bar. So this is the idea of electric field, magnetic field and Lorentz force. Now let's see what happens if I put a charge Q in a magnetic field. I would like to see the motion of such a charge. So let us talk about the motion of a charge in a magnetic field. I'm going to take two cases. हमने अब तक देखा है कि भाई पैरेलल हो, एंटी पैरेलल हो तो फोर्स जीरो होता है. ओके, तो हम उसको तो नहीं लेंगे. पहला केस में वी विल टॉक अबाउट चार्ज बीइंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, एंड इन द सेकंड केस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट चार्ज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड. बट बिफोर आई डू दैट, आई वुड लाइक टू डिराइव एन इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड. कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड. हमने सिंगल चार्ज पे तो इक्वेशन देखा, फोर्स कितना है वो देखा. फोर्स ऑन अ सिंगल चार्ज, एवरीबडी नोज आई थिंक Fm bar is Q V bar cross B bar. I think everybody knows now. अब suppose there is a wire एंड उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, एंड आई एम श्योर यू नो उसमें तो बहुत सारे चार्जेस हैं जो मूव कर रहे हैं. व्हाट विल बी द नेट फोर्स ऑन ऑल दीज चार्जेस विच आर देयर इन दिस कंडक्टर? इन शॉर्ट, व्हाट विल बी द नेट फोर्स ऑन दिस वायर? नाउ अंडरस्टैंड दिस. कंसिडर अ वायर कंडक्टर of length L and cross sectional area A. You know, I would consider this to be a wire. ये वायर है लेंथ L का और ये उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है. ऐसे वायर का वॉल्यूम कितना है? डू यू अग्री? एरिया इंटू लेंथ. ओके, इफ देयर आर n चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम, वही अपनी नंबर डेंसिटी वॉल्यूम, then the total number of charges contained in the conductor. Anybody giving me an equation for this? Absolutely, but I would first like to write this. Number of charges total is equal to number of charges per unit volume multiplied by volume. And as she rightly says, what is the volume? AL. So मेरे पास टोटल कितने चार्जेस हो गए इस पूरे कंडक्टर में? छोटा n AL. एक चार्ज पे फोर्स इतना है, तो सारे चार्जेस पे फोर्स कितना होगा महाराज? नाउ द टोटल फोर्स ऑन ऑल दीज चार्जेस do you agree? I should multiply in here. So total F bar is n into Fm bar, force on a single charge, छोटा n AL into Q, and you remember all charges are moving inside the conductor with a certain fixed velocity called drift velocity. तो ये V bar है ना, मैं इसको अब से VD bar कहूंगा. वाह, बढ़िया इक्वेशन. एक काम करते हैं, ये L को यहां से अंदर डालता हूं बार में और VD को बाहर निकाल देता हूं.
सर ऐसा क्यों कर रहे हो वो बताऊंगा, बट ऐसा कर सकता हूं मैं, बिल्कुल कर सकता हूं, क्योंकि वीडी बार डिनोट क्या करता है, मोशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द चार्जेस, एल बार भी वही डिनोट करेगा, डोंट वरी। सो एन, और हर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना भाई, ई, सो एन ई वी डी ए, ये एल बार अंदर घुस गया क्रॉस बी बार। भाई तुमको देखा तो ये ख्याल आया, नेवाड़ा, यू रिमेंबर नेवाड़ा, you remember, right? I like Nevada. So F bar, I think I should write in blue. F bar is IL bar cross B bar. Very lovely equation this, F bar is IL bar cross B bar. सर आपने L बार, L के ऊपर बार लगाया, क्या इंडिकेट करता है भाई, कुछ नहीं, डायरेक्शन ऑफ करंट ही इंडिकेट करता है, बराबर। सो IL bar is in the direction of the flow of current. So इसका magnitude, its magnitude mod F bar, sorry, Bill sin theta, absolutely sir. And not only that, if you remember, ये भेस बदल के आया, it is actually Fleming's left hand rule. We used to call it FBI rule, FBI, freeze, FBI. Middle finger indicates direction of current, index finger indicates direction of magnetic field, outstretched thumb indicates direction of force. So FBI, this is the FBI rule or Fleming's left hand rule. Alright, आगे बढ़ते हुए अब आया है वही अपना motion of charges under the influence of magnetic field. As I said, दो cases ले रहा हूं, तो स्टे विथ मी एंड होल्ड द लाइन। तो सबसे पहले मैं परपेंडिकुलर डालूंगा चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में एंड देखेंगे क्या होता है। परपेंडिकुलरिटी इज वन ऑफ द ब्यूटिफुल केसेस। सो मोशन ऑफ चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ओके। इसका आइडिया आगे जाके साइक्लोट्रॉन करने के काम आएगा। सो सबसे पहला V बार perpendicular to B bar. Okay, now I have this magnetic field, as you can see here. Magnetic field you can see is going inside the plane of the paper. Cross मतलब going inside the plane of the paper. तो ये मैग्नेटिक फील्ड है हमारा, एंड इसमें मैंने सपोज ये चार्ज को डाला, ये चार्ज है एंड दिस चार्ज इज Q एंड उसकी वेलोसिटी इस कदर है V bar. Just one look will tell you that V bar is in this direction, B bar is coming out. Okay, तो अब ये तो नीचे जाएगा यार। आई थिंक मैग्नेटिक फील्ड अंदर है ना, इन है, मैं भूल गया, मैं बाहर ले रहा हूं। तो V bar ये है, B bar अंदर जा रहा है। V bar क्रॉस B bar कैसा होगा श्रीमान? ऊपर, बंदे को जाना सीधा है पर उस पे फोर्स ऊपर की तरफ है, तो ये वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन व्हेन दे आर बोथ परपेंडिकुलर, द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी चेंजेस एट एवरी पॉइंट। सो किस तरह का उसका पाथ होगा? ओ ब्यूटी, कैन यू सी दिस? एट एवरी पॉइंट उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हुआ जा रहा है, and as a result you can see that the particle is performing uniform circular motion. So when charge Q enters with a velocity V bar perpendicular to the magnetic field V bar, it performs uniform circular motion. So as V bar perpendicular to force F bar, particle performs PTCL मतलब particle performs uniform circular motion. The next question would be, sir, हमने सुना था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कोई ना कोई एजेंसी चाहिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करे। यहां पे कौन प्रोवाइड कर रहा है जी सेंट्रीपिटल फोर्स? मैग्नेटिक व्हाट? मैग्नेटिक फोर्स। लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। भाई मैग्नेटिक फील्ड में वेलोसिटी है तभी तो फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, सो मैग्नेटिक फोर्स इज द राइट आइडिया।
magnetic centripetal force is mv square by r and magnetic force is qvb, and what is the angle between v bar and b bar? 90. sin 90 is 1. ये उड़ गया. So हमको यहां से इस इक्वेशन से मिलता है रेडियस. So radius r is mv by qb. Very well. बहुत ही बढ़िया इक्वेशन रेडियस का. अच्छा, ऑल्सो मैं कुछ एक चीजें यहीं पे डिराइव करना चाह रहा हूं. टेक्स्ट बुक में शायद साइक्लोट्रॉन के साथ डिराइव हुई है, डजंट मैटर. ऑल्सो नॉट आलू इज ऑल्सो. आपको पता ही है v is equal to r omega. I'm going to put v is equal to r omega here. So what do I get? R is m into r omega by qb. R goes away, and therefore I get an equation for angular frequency omega. Angular frequency omega is qb by m. बहुत बढ़िया. Also, I think everybody knows this. Omega is 2 pi nu. Omega is angular frequency, nu is frequency. So omega की जगह मैं 2 pi nu लगा रहा हूं. 2 pi nu is qb by m, and as a result, what do you think will be my equation for frequency? qb by 2 pi m. Very well. So frequency nu is qb by 2 pi m. यहां पे if you look closely, q, b and m, nu depends on q, b and m, omega also depends on q, b and m. These two quantities are not depending on radius and velocity, and as a result, since q, b and m are constant, so frequency nu and angular frequency omega are all constant. So these do not depend. तो तुम्हारा radius चाहे कुछ भी हो, velocity चाहे कुछ भी हो, on r and v, and as q, b and m are all constant, so omega and nu are also constant. So इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने देख ली. Let's move on. We were talking about now v bar and b bar at a certain angle. Okay, so v bar and b bar के बीच में ना 90 डिग्रीज हो, ना 0 डिग्री हो, ना 180 डिग्री हो, बट कोई और ही एंगल हो, कुछ अलग ही एंगल हो, तो किस तरह का पाथ होगा, क्या होगा, पार्टिकल गोल घूमेगा, नहीं घूमेगा, इन सब सारी बातों को इस बढ़िया से केस में हम फाइंड आउट करते हैं. सो इन दिस पर्टिकुलर केस आई हैव दिस द एक्स एक्सिस, लेट्स कंसीडर दिस वाई एक्सिस, एंड पार्टिकल हैज अ वेलोसिटी v bar. दिस इज द एंगल थीटा. सर मैग्नेटिक फील्ड दिखाई नहीं दे रहा है, वो आएगा आएगा, ये रहा. मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द एक्स एक्सिस. तो अब वेलोसिटी न तो पैरेलल है, न परपेंडिकुलर है, न एंटी पैरेलल है. क्या करेंगे? सबसे पहले वी विल टेक कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी, एक इस तरफ, एक इस तरफ. सो लेट अस से दिस कंपोनेंट इज v पैरेलल एंड दिस कंपोनेंट इज v परपेंडिकुलर. एक एक का अलग अलग लेंगे b बार के साथ क्या सिचुएशन है. सो अलोंग x axis, along the horizontal axis, forget everything, look at v parallel and b bar. Do you agree both are parallel? As v parallel to b bar, भाई पैरेलल में एंगल कितना है? 0. So how much is the force? q v parallel b sin 0, and sin 0 is as she rightly said 0. In short, इन दोनों की वजह से कोई फोर्स नहीं है. तो सर पार्टिकल इस तरफ कैसे मूव करेगा? इट विल एक्ट एज इफ मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट देयर. सो पार्टिकल विल मूव इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विथ कांस्टेंट स्पीड. सो पार्टिकल मूव्स अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विथ कांस्टेंट स्पीड. तो हॉरिजॉन्टल वाले का तो आइडिया हमने निकाल लिया. नाउ अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस वाला देखते हैं. ये है v परपेंडिकुलर. नाउ लुक एट नथिंग एल्स, लुक एट v परपेंडिकुलर एंड v बार. माय गॉड, दे आर परपेंडिकुलर. हियर v perpendicular is perpendicular to b bar as assumed, and angle 90 होने से
डू यू अग्री? अभी थोड़ी देर पहले देखा था v बार और b बार 90 डिग्री पे हो तो पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है. सो पार्टिकल परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन एंड वी वुड बट ऑफ कोर्स लाइक टू फाइंड आउट सर कितना रेडियस होगा इसका. तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स, डू नॉट मेक द मिस्टेक ऑफ राइटिंग mv स्क्वायर बाय r, बिकॉज आपका जो ये पार्टिकल गोल घूम रहा है वो कौन से वेलोसिटी के अंदर घूम रहा है? v परपेंडिकुलर. सो जहां भी यहां अब से यहां जहां भी बात होगी v परपेंडिकुलर की बात होगी. सो v परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय r इज q v परपेंडिकुलर b sin 90. ओके, एक v परपेंडिकुलर गया. सो भाई रेडियस कितना मिला जी? हमको इंटरेस्ट तो वो है. रेडियस r इज m v परपेंडिकुलर बाय qb. सेम लास्ट जैसा ही, बस फर्क उतना, उधर लास्ट उसमें था r इज इक्वल टू mv बाय qb, स्ट्रेट वेलोसिटी. बट हियर इट इज नॉट v, इट इज v परपेंडिकुलर, because we are going to talk only about this perpendicular component which makes the particle perform circular motion. तो ये हो गया रेडियस. आगे बढ़ते हैं. I would like to find the time period also. Do you know distance is speed into time? I'm sure you do. Speed into time. सर पार्टिकल घूम कैसे रहा है वो तो बताओ. ऐसे ऐसे घूम रहा है, बराबर. दिस इज द मोशन ऑफ द पार्टिकल एंड एक रेवोल्यूशन मारेगा कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 2 पाई r. स्पीड कितना है? v परपेंडिकुलर. और टाइम पीरियड कितना है? t. भाई r की जगह पे कैन आई सब्स्टिट्यूट m v परपेंडिकुलर बाय qb. 2 पाई m v परपेंडिकुलर बाय qb. लो अब v परपेंडिकुलर तो धज्जियां उड़ गई, तो t क्या मिला महाराज? 2 पाई m बाय qb. In a very surprising turn of events, टाइम पीरियड में न v परपेंडिकुलर न v पैरेलल किसी का जिक्र नहीं है. इट इज एज इफ टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी. सो रेडियस या वेलोसिटी कोई भी नहीं है इसमें. भाई हमने लास्ट में डिराइव किया था nu इज qb बाय 2 पाई m, टाइम पीरियड इज 1 बाय nu, तो 2 पाई m बाय qb. दस प्रूव्ड अगेन टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी या रेडियस पे डिपेंड करते नहीं. अब तुम मानोगे सब खत्म हो गया. नहीं, खत्म नहीं हुआ है. पार्टिकल गोल गोल घूम रहा है v परपेंडिकुलर के अंदर और सीधा भी तो जा रहा है v पैरेलल के अंदर. सो किस टाइप का पाथ होगा? सर्कुलर भी घूमना है, आगे भी बढ़ना है. सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस. कौन सा कल? दिस इज अ हेलिकल पाथ. पीपल कॉल इट स्पाइरल. भाई स्पाइरल जो होता है ना वो जलेबी जैसा होता है. शुरू हुआ टिक 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 जलेबी. बट ये हेलिकल है, लाइक अ स्प्रिंग. एंड यहां से शुरू हुआ, एक रेवोल्यूशन खत्म करेगा, उसमें आगे भी बढ़ेगा. द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन वन रेवोल्यूशन इज कॉल्ड पिच. ऑलराइट, सो पार्टिकल फॉलोज हेलिकल पाथ एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन रेवोल्यूशन इज कॉल्ड pitch. Now I would like to find out an equation for pitch. So pitch is actually distance. Isn't it speed into time? भाई कौन सी स्पीड लेंगे? भाई आगे ये डायरेक्शन में बढ़ने वाली स्पीड कौन सी है? v parallel. So pitch, one final equation, v parallel into t. And if you wish, you can put the value of v parallel, you can put the value of t, and you are done for pitch. All right, have a good look at this. मस्त helical path जा रहा है. Let's move on. Okay, all right. Then we go to velocity selector. भाई velocity selector में फंडा एक ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर हैं एंड इसकी वजह से फोर्स y एक्सिस पे ही आ जाता है. दोनों Fe बार और Fm बार दोनों y एक्सिस पे आते हैं, एक पॉजिटिव y पे एक नेगेटिव y पे. हम इस नेट फोर्स को इक्वेट करते हैं जीरो के लिए एंड फाइनली वी फाइंड दिस इज द आइडिया फॉर वेलोसिटी सिलेक्टर. माइनर टॉपिक है इसलिए मैं ज्यादा उस पर ध्यान नहीं दे रहा हूं. फाइनली f इज इक्वल टू 0. f इज इक्वल टू व्हाट? e माइनस वी बी इज इक्वल टू 0. तो फाइनली v इज e बाय b. सर ये v इज इक्वल टू e बाय b का मतलब क्या है? जिस पार्टिकल की वेलोसिटी
इतनी होगी E by B, that particle will pass undeflected through both electric and magnetic fields. उस पार्टिकल के लिए एज इफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स है ही नहीं, because if velocity is E by B, then the net force on this particle is zero, so particle will pass undeflected through both electric and magnetic fields. That is why magnetic field is also used as a velocity selector. And then we go on to the application of this idea. Anybody wants to know more about velocity selector or something? I think it's cool. Okay, and now we go on to what is called cyclotron. भाई साइक्लोट्रॉन होता क्या है? भाई साइक्लोट्रॉन का साइकिल से कोई रिलेशन नहीं है. A device used to accelerate charges. मतलब चार्जेस को स्पीड देने का काम करता है. और वो स्पीड देके क्या करना है? हमको किसी पे बॉम्बार्ड करना है उसको. एकदम काम एकदम सिंपल है. वी नीड टू पुट द पार्टिकल्स इनटू सच अ फास्ट वेलोसिटी सो दैट वी कैन बॉम्बार्ड इट ऑन सम टारगेट एंड सो इट कैन गो इनसाइड एंड स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो इसके लिए क्या करना चाहिए हमको? ओके, इसके लिए व्हाट वी हैव टू hollow D-shaped boxes. That is why they are called Ds. They resemble. कहीं कोई बड़ा तो नहीं हो गया ना? ठीक है ना, चलेगा ना, no problems. So these are your Ds, and these are kept in a magnetic field, as you can see here. Textbook में magnetic field is shown coming outside, so I will also show it coming outside. So डॉट का मतलब है कमिंग आउटसाइड. मस्त. तो तुमको पूरे इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि थोड़े में लगाओ चलेगा, नहीं, ये मैग्नेटिक फील्ड है अभी बार. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम एवर वी आर यूजिंग अ न्यू थिंग विच इज कॉल्ड AC source. This AC source is going to provide a magnetic field. You know, AC source हमने पहली बार लाइफ में देखा. This is one full cycle of AC. We now know already, but this is one full cycle of AC having half cycle positive, half cycle negative. अर्थात when I put one probe here, one terminal here, it means one D will be positive, at the same time other D will be negative. And when this D becomes positive, this D will become negative. Okay, तो D's की polarity change करने के लिए AC सोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया है. ओके, नाउ ये होल में से ये होल पार्टिकल को बाहर निकालने के लिए है. ओके, नाउ बट सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारा साइक्लोट्रॉन चलेगा ही नहीं अगर ये कंडीशन सैटिस्फाइड नहीं है. तो भाई कौन सा कंडीशन है? दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस कंडीशन, दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC हैज टू बी इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन. अब इस बात का अर्थ क्या है? इस बात का अर्थ यह है कि जैसे ही पार्टिकल डीज के अंदर हाफर रेवोल्यूशन करके बाहर आए, प्रिसाइसली उसी मोमेंट पे एसी सोर्स का पोलैरिटी चेंज होना चाहिए, उसी मोमेंट, तो ही ये एक्सेलरेट करने का काम अच्छी तरह कर पाएगा. सर कैसे, जरा बताओ. ओके, अब सपोज एट टाइम t इक्वल टू 0 my particle has just come out from this hole and is in the region between the two D's. Precisely at that time मैं AC सोर्स चालू करता हूं तो ये पॉजिटिव डी हो गया, ये नेगेटिव डी हो गया. Assuming particle is positive, do you agree this positive particle will be attracted by this D? आजा. तो वेलोसिटी v बार इस तरफ एंड मैग्नेटिक फील्ड बाहर, तो v बार क्रॉस b बार पार्टिकल कैसा जाएगा? नीचे. तो जैसे ही घुसेगा ना वैसे तुरंत नीचे जाएगा वो. एंड जैसे मैग्नेटिक फील्ड में घुसा, फोर्स परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के, तो टक 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 आधा चक्कर मारा, वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, आधा चक्कर मारा, एंड आफ्टर प्रिसाइजली हाफ अ रेवोल्यूशन इट कम्स आउट ऑफ दिस डी विद सर्टेन स्मॉल वेलोसिटी. एट द सेम टाइम एसी सोर्स का पोलैरिटी फिर से चेंज होता है. अब ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है. नाउ दिस पार्टिकल विल बी अट्रैक्टेड बाय दिस डी. आजा. आजा मतलब वेलोसिटी बढ़ेगी, एक्सेलरेशन होगा. एक्सेलरेशन होने से वेलोसिटी बढ़ी, वेलोसिटी बढ़ने से रेडियस बढ़ा, और वो बड़े रेडियस का बड़ा चक्कर मारा. आपने देखा यहां पे चक्कर छोटा था, यहां चक्कर बड़ा है. रीजन? क्योंकि
इस रीजन में इसको अट्रैक्शन एक्सपीरियंस हुआ, इट एक्सपीरियंस अट्रैक्शन, एंड अट्रैक्शन मतलब एफ बार मतलब एम ए बार, एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी बढ़ना। तो वेलोसिटी अंदर घुसते इसकी बढ़ गई, और वेलोसिटी बढ़ेगी तो रेडियस भी बढ़ेगा, आर इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू वी, बढ़ा हुआ रेडियस से बढ़ा हुआ चक्कर। और जैसे ही ये बाहर आया पोलैरिटी फिर से चेंज, तो फिर से आ जा, और एक्सेलरेशन वेलोसिटी बढ़ेगी, एंड कैन यू सी inside the D's it performs uniform circular motion, no acceleration inside the D's. So let me write this: inside the D's constant speed, and only in the region between the two D's there will be acceleration. So particle is experiencing acceleration only in this region between the two D's. Inside the D's it is moving with uniform velocity, constant speed. आया, फिर से अट्रैक्शन, फिर से बड़ा, वो मैन झपा धप। अभी इसको बाहर निकालने का टाइम आ चुका है। अब इसको तो ऐसे नहीं कह सकते ना कि चल बेटा जा तू जी ले अपनी जिंदगी, नहीं कर सकते। हमने इसको इतना सारा खर्चा करके इतनी स्पीड दी ताकि वो जाके कहीं पे बॉम्बार्ड हो सके। लेट्स से दिस इज द टारगेट, बट इन ऑर्डर टू सक्सेसफुली बॉम्बार्ड द टारगेट यू नीड टू गिव इट अ डायरेक्शन, एंड दैट डायरेक्शन is given by what is called deflecting magnetic field. This is a deflecting magnetic field which provides direction to the particle so that it can successfully go and bombard the target. Okay, हो गया, टेंशन मत ले यार, हुआ ही नहीं। Okay, bombard कर दिया टारगेट को। So this is how the cookie crumbles of a cyclotron. फिर से एक बार आपको याद दिला दूं, hole makes the particle come out between the two D's. Magnetic field makes the particle go in uniform circular motion. बात याद रहे, magnetic field is not responsible for accelerating the charge. AC source या electric field is responsible for changing the polarity of the D's, due to which the particle experiences acceleration. So acceleration करने का काम AC source या electric field का। And finally, deflecting magnetic field provide the path for the particle to successfully bombard the target. Now I would like to also know the radius of the path. The radius of the path, as you can see, R is mv by qv, same old equations, and यहां से मुझे v का इक्वेशन मिलेगा, v is qbr by m. This velocity will help me to find kinetic energy gained by this particle, and kinetic energy everybody knows is half mv square. So v की जगह मैं इसको पुट कर रहा हूं, k is half m q square b square r square by m square. मैंने वेलोसिटी जो है qbr उसका स्क्वायर कर दिया, m कटा, and finally I have got the equation for kinetic energy as q square b square r square by 2m. This is how you will find the equations, the values of radius and kinetic energy. यहाँ पे frequency nu is qb by 2 pi m, no doubt about that. Okay, so this was the idea of cyclotron. यहाँ पे आपका पहला पार्ट खत्म होता है. You know, the first part dealt with forces due to magnetic field and motion of charged particles and stuff. The second part will now focus on finding magnetic field due to various things like ring, wire, solenoid, toroid. So for such things we are going to look at the second part of this chapter, and the third part will focus on torque. Okay, so the second part will start with equations for a magnetic field. So this is called Biot-Savart's law. Wow, lovely. Biot-Savart's law. पहली बार किसी ने इक्वेशन दिया हमको to find magnetic field. This was right after Oersted did his experiment. तो काफी इंपॉर्टेंस रखता है ये. This is a long current carrying conductor. You can call it an infinitely long current carrying conductor, and it's carrying a current I. And हम इंटरेस्टेड हैं कि इस पॉइंट P पे इस पूरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा. First things first, let us take a small current carrying
element, current element. This is the small current element. I'll call it IDL bar. Okay, and क्योंकि वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन भी होगा. Always remember, IDL bar का direction is always in the direction for current. So you can see IDL bar is in the direction of current. I'm sure you can see this arrow. And this is the position vector R bar of this particle from this current element. Lo and behold, equation पेश खिदमत है. The mag field at point P at position vector R bar due to current element IDL bar. We loved this equation when we first saw it. dB bar, as I said, B bar was the symbol for magnetic field. So dB bar is, छोटा सा magnetic field, is mu naught by 4 pi, some new characters, IDL bar cross R cap over R square. It's a feeling of falling in love, looking at something for the first time and being heads over heels in love with it. So this was lovely. बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें थी जो पहली बार हमने देखी थी. For instance, सर ये म्यू नॉट जिंदगी में नहीं देखा कभी. ओके, इंट्रोडक्शन करा लेते हैं. ऐसा जरूरी थोड़ी कि पहली बार जो दिखे हो डेंजरस हो. म्यू नॉट इज कॉल्ड permeability of free space और vacuum. ओके, एंड इसकी वैल्यू भी बता देते हैं. म्यू नॉट बाय 4 पाई इज 10 raised to -7. भाई यूनिट है ना. इट्स नॉट अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट. टेस्ला मीटर पर एम्पियर. माय गॉड, टेस्ला ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला. ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड V bar is Tesla. Wow. There are smaller units also. For example, 1 Gauss G is 10 raised to -4 Tesla. Also, important ये है R cap. We know R cap is R bar over R. तो I'm going to put here R bar, नीचे R. तो R into R square कितना हो जाएगा जी? R cube. So my second equation, dV bar, more commonly used equation, IDL bar cross R bar over R cube. Before I sign off on these vector relations, I would really love to find out कि ये dB के ऊपर बार है, मतलब वेक्टर है of course. तो उसका डायरेक्शन क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का? If you look carefully, dB bar का डायरेक्शन is along IDL bar cross R bar. So if you are seeing IDL bar is this, R bar is this, IDL bar cross R bar going inside the plane of the paper. So each point पे magnetic field is going inside the plane of the paper. Alright, so magnetic field dV bar is directed inside the plane of the paper. Okay, and अब magnitude. भाई magnitude कितना होएगा? Magnitude of this magnetic field भी तो find करना है. Magnitude of dV bar, we'll call it mod dV bar. भाई इसी का I'm sure you know A bar cross B bar का magnitude is AB sin theta. So mu naught by 4 pi IDL R sin theta over R cube. ऊपर एक R नीचे R cube है, कटेगा, नीचे R square बचेगा. So mod dV bar is mu naught by 4 pi IDL sin theta over R square. Jolly good. And ये तो सर एक करंट एलिमेंट की वजह से है. ऐसे बहुत सारे करंट एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे. So what will be the net magnetic field at point P due to all such elements? So net magnetic field at P is, simply we'll integrate this term and we'll move out. So B bar, no big deal, is integral dB bar over the entire
वायर एंड इंटीग्रेट कर लो एंड मैटर इज क्लोज्ड. सो इक्वेशंस याद रखें. dB bar is mu naught by 4 pi IDL bar cross r cap over r square. dB bar is mu naught by 4 pi IDL bar cross r bar over r cube, and mod dB bar is mu naught by 4 pi IDL sin theta over r square. We shall utilize these ideas to find the magnetic field at a point on the axis of a current carrying ring. Let's see. Alrighty, so we are looking at magnetic field at a point on the axis of a current carrying ring. Let me show you a current carrying ring. Ding ding ding. तो ये करंट कैरिंग रिंग है, ये उसका सेंटर है एंड दिस इज द एक्सिस. और मुझे इंटरेस्ट है इस पॉइंट P पे. लाइन सीधी है ना कि टेढ़ी लाग रही है? ठीक है, चलेगी. थोड़ी टेढ़ी है, लाइफ में बहुत कुछ टेढ़ा रहता है, कभी कभी सीधा करना पड़ता है. हाँ भाई, ठीक है महाराज. हाँ, तो ये है पॉइंट P, ये X है एंड रेडियस ऑफ द रिंग इज R. नाउ सर करना क्या है भाई? रिंग इज कैरिंग करंट लाइक दिस. इन शॉर्ट, ऊपर से आपकी तरफ आ रहा है और वहां से घूम के नीचे से मेरी तरफ आ रहा है और बोर्ड के अंदर जाके ये रिंग का करंट घूम रहा है. तो सबसे पहले एक छोटा सा करंट एलिमेंट लेते हैं. ये है छोटा सा करंट एलिमेंट. I'll call it IDL bar. This is position vector R bar. Let's call this point as A. Okay, ये छोटा सा एलिमेंट IDL bar, ये R bar. सबसे पहले हमको IDL bar और R bar की वजह से P पे डायरेक्शन क्या होगा वो निकालने का है. So if you are looking safely, let me show you this using some tools. ये आइडियल बार है आपकी तरफ, ये आर बार है. कैन यू सी दिस? आर बार ऐसा है और आइडियल बार आपकी तरफ आ रहा है. सो अगर ये आइडियल बार आपकी तरफ आ रहा है और आर बार नीचे है, भाई याद रखे दोनों परपेंडिकुलर है. आइडियल बार आपकी तरफ, आर बार यहां, दिस इज परपेंडिकुलर. तो व्हाट विल बी आइडियल बार क्रॉस आर बार? डू यू एग्री? इट विल बी परपेंडिकुलर लाइक दिस टू द प्लेन फॉर्म बाय आइडियल बार एंड आर बार. लेट मी ड्रॉ दिस. परपेंडिकुलरिटी एब्सोल्युटली फॉर यू. बराबर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा वो. ओके, एंड मैं इसके दो कंपोनेंट बना दूं, इसके दो अनमोल रतन. ये है dBx एंड ब्लू कलर में बना रिया हूं, we'll call it dB परपेंडिकुलर. ओके, तो सबसे पहले dB की वैल्यू निकालें. ओके, मैग फील्ड एट P, it's a couple of steps due to IDL bar and R bar is. भाई क्योंकि मुझे पता है कि IDL bar और R bar दोनों परपेंडिकुलर है, तो मैं सीधा dB का इक्वेशन डालूंगा. वो लास्ट वाला था mu naught by 4 pi IDL sin 90 over R square. भाई sin 90 is 1, तो let me get rid of this. So dB is mu naught by 4 pi IDL by R square. Simple. अब क्या करना है सर? अब एक काम करते हैं, ये ऊपर वाला एलिमेंट लिया ना, अब टक 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 उसके एग्जैक्टली डायमेट्रिकली ऑपोजिट नीचे वाला एलिमेंट लेते हैं. तो नीचे वाला एलिमेंट कुछ इस तरफ होगा आइडियल बार, एंड उसका आर बार ये होगा क्वाइट सेम उसके जैसा ही. तो उसका ये प्लेन है, dB बार ऐसा होगा उसका. वाओ, सेम ओल्ड, क्योंकि आइडियल भी सेम है, आर भी सेम है. एंड फिर से मैं इसके दो कंपोनेंट ले रहा हूं, दिस इज dBx एंड अगेन तुम्हारा परपेंडिकुलर वाला dB परपेंडिकुलर. एट दिस पॉइंट आई थिंक वी वुड लव टू फाइंड आउट कि ये दो डायमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट्स के ये जो कंपोनेंट्स आए dBx और dB परपेंडिकुलर, उनका क्या हासिल होगा? dB परपेंडिकुलर क्या होंगे इन दोनों के? कैसे हैं, दिख रहा है आपको? Aren't they equal and opposite? So dB perpendicular of both these, can you see they are both equal and opposite? So you agree, cancel हो जाएंगे.
And what about dbx? Will they cancel? Will they add what? They will add. So db perpendicular will cancel out, and dbx all add up, and it is at this point where they change the pen. Okay, so अब dbx all add up, तो हमको इंटरेस्ट अब अचानक dbx में आया है. ओकी डोकी. dbx, सर dbx कैसे फाइंड करेंगे? अच्छा बेटा ये देख, मैं इसको फाई नाम देता हूं. सो डू यू एग्री dbx इज db cos फाई? हाँ वो तो ठीक है, पर ये फाई को इसमें कैसे जोड़ेंगे भाई? ये फाई है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस फाइव हुआ, ये 90 माइनस फाइव, ये फिर से 90, तो अगेन दिस इज फाई. आपने देखा मैंने इस फाई को कोरिलेशन करके यहां तक ला दिया. सो cos फाई इज एडजेसेंट ओवर हाइपो. db की वैल्यू हमारे पास है म्यू नॉट बाय 4 पाई IDL by r square into बड़ा R by R. So mu naught IRDL over 4 pi R cube. कुछ भी हो जाए, don't get hassled. अब यहां पे पाइथागोरस थियरम यूज करने का बहुत बढ़िया मुहूर्त है. Hypotenuse square is one side square plus other side square. So R square is बड़ा R square plus x square, which gives me R is R square plus x square raised to half. इसको उठा के इसमें डाल देंगे तो dvx is mu naught IRDL over 4 pi x square plus R square raised to 3 by 2. ओके सर dbx आ गया, क्या करना है भाई? इंटीग्रेट मार रहा है क्योंकि सारे dbx ऐड हो रहे हैं. सो नेट फील्ड एट p फाइनल आने वाला है b इज इंटीग्रल ऑफ dbx ओवर द होल रिंग. पूरा रिंग घूमना है मुझे, तो जो चीजें कांस्टेंट है उनको बाहर ले रहा हूं. सो म्यू नॉट IR ओवर 4 पाई x square plus R square raised to 3 by 2 लाइन इंटीग्रल dl. टेल मी, अगर मैं ए से पूरा घूम के टक 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 फिर से ए पे आऊं, हाउ मच डिस्टेंस वुड आई हैव ट्रैवल्ड? 2 पाई r. वेरी वेल मेरे यार. 2 pi r over 4 pi x square plus r square looks like seemingly dangerous derivation, but कुछ नहीं है. 2 pi 2s are, and as a result my final equation is here mu naught I r square over 2 x square plus r square raised to 3 by 2. But if I have n terms in this ring, then my more prominent equation would be mu naught n I r square by 2 x square plus r square raised to 3 by 2. Though this is a general equation, I would like to find out an equation for magnetic field at the center. At the center x की वैल्यू 0 होती है, तो ये 0 हो गया. r square raised to 3 by 2, 2 2 कट, r cube ऊपर एक r square नीचे r cube. So my only equation be at the center mu naught ni by 2r. I would love you to jog your memory and go back to those days when we had first seen these equations, और उनको याद करने के लिए एक स्पेसिफिक सुर का गठन किया गया था. You remember that sur? Yes, sir. Wow, that's lovely. Let me reiterate it again. B is mu naught ni r square by 2 x square plus r square raised to 3 by 2. Listen again. B is mu naught ni r square by 2 x square plus r square raised to 3 by 2. And at the center, this was much more hilarious and much more, obscene or vulgar, offensive you might say. At the center, Moni by 2r. At the center, Moni by 2r. Alright, it sounded lovely and we still remember it to this day. Okay, but before I sign off, iska direction. Direction is given by using right hand rule. If the ring is carrying current like this, curl the fingers of your right hand in the direction of the current, and you will see that the outstretched thumb indicates the direction of magnetic field. As you can see, ये current यों आ रहा है, तो and you can see net magnetic field इस तरफ जा रहा है,
तो दिस विल एब्सोल्युटली कन्वे द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ऑन द अदर हैंड अगर करंट यो जा रहा होता तो जुक घुमा करके मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर आ जाता. सो दिस इज द आइडिया ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग रिंग. अ वेरी गुड थियरी क्वेश्चन. इट इज ऑल्सो वेरी मच यूज्ड इन न्यूमेरिकल्स ऑल्सो. खास करके एट द सेंटर ऑफ द रिंग वाले न्यूमेरिकल्स बहुत ही बढ़िया होता है. तो यू नीड टू रिमेंबर दिस डेरिवेशन एज वेल. यू नीड टू रिमेंबर द इक्वेशन ऑल्सो. नाउ लेट्स गो टू द सेकंड लॉ जो बाकी चीजों के लिए काम आएगा. दैट इज कॉल्ड एम्पियर्स सर्किटल लॉ और सिंपली एम्पियर्स लॉ. Ampere's law gives us the magnetic field over a closed loop. Alright? किस तरह फाइंड करें लूप में जाते हुए? Let's find out. That's called Ampere's law. So, what is Ampere's law? Equation काफी है मेरे दोस्त. It says the line integral. This means line integral over a closed loop. B bar dot dl bar is mu naught into sigma I. So line integral b bar dot dl bar over a closed loop is mu naught into sigma I, where sigma I is the sum of currents enclosed by the loop. We call this the ampere in loop. And हम एक डायरेक्शन नक्की करते हैं और उंगलियों को इस तरह घुमाते हैं. अगर थंब ऊपर जा रहे हैं इसका मतलब ऊपर जाने वाले करंट पॉजिटिव और उल्टी दिशा में जाने वाले करंट नेगेटिव. दैट इज हाउ वी टेक सिग्मा आई. यूटिलाइजिंग दिस आई वांट टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर. सो आई हैव दिस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर. इट इज ट्रूली वेरी लॉन्ग, इनफाइनाइटली लॉन्ग. एंड व्हाट डू वी विश? अच्छा, करंट किस तरफ है? दिस इज करंट. And we wish to find the magnetic field at this point P at a perpendicular distance, let us say y from the wire. तो क्या करेंगे सर? भाई तुमको अगर मैग्नेटिक फील्ड you want to find using Ampere's law, then you have to take an imaginary ampere in loop. तो ये रही मेरी imaginary ampere in loop और मैं इस ampere in loop में इस तरह move on करना चाहता हूं. Okay, so my equation is absolutely okay. Line integral b bar dot dl bar is mu naught sigma I. सबसे पहले इक्वेशन. अब जिस डायरेक्शन में जा रहे हो भाई, ऑर्स्टेड ने बताया था मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसा ही है. जा भी मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसा है, जा भी ऐसे ही रहे हो. तो b बार और dl बार एक ही दिशा में है. तो b इंटू dl, ये dl ओवर अ क्लोज लूप, म्यू नॉट सिग्मा I. अगर मैं P से शुरू करूं और टक 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 घूम के वापस P पे आऊं, I have traveled a distance equal to the circumference, which is 2 pi y. And now, what is the sum of all currents enclosed inside the Amperean loop? इस Amperean loop में कितने करंट है सर? एक ही है. कितना है? I है. ओके भाई, थंब दिखा रहा है पॉजिटिव नेगेटिव. पॉजिटिव है सर. ओके. And now, ladies and gentlemen, B mu naught I by 2 pi y. You remember this? Due to an infinitely long wire, B is mu naught I by 2 pi y, 2 pi y by 2 pi y. You remember that? This is also a lovely idea. Okay? And अच्छा, एक और बात, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट ऐसा जा रहा है, तो आपको करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना हो, सेम राइट हैंड रूल. अब इस बार राइट हैंड रूल में थंब विल इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ करंट, curled fingers will indicate direction of magnetic field. So if I show you an example, suppose ये wire है and it's carrying current like this, and somebody asks you, suppose this point P, इस पे मैग्नेटिक फील्ड का दिशा बताओ. तो अच्छा सर, hold the current carrying current carrying wire in your right hand, thumb indicating direction of current, और वहां पे ये ऐसे फिंगर्स को कर्ल कर दो, ये नाक बप्पा जैसा बना दो, तो यहां पे ये बाहर आएगा. सपोज किसी ने कहा ये क्यू पे कैसा होगा? भाई अगर ऊपर पी से बाहर आएगा तो क्यू से अंदर नहीं जाएगा. वेरी वेल, बहुत बढ़िया. एंड बिकॉज मैं वायर को टच कर रहा हूं, तो एट दिस पॉइंट आई वुड लाइक टू टेक
an exceptional case of a thick wire also. I have this thicky wire. It's not a sticky wire, it's a thicky wire. This is the axis, and the radius of this wire is A. And this wire is carrying current up I. बड़ा वाला है करंट, और ये करंट ऐसे जा रहा है. हमको क्या मांगता है? हमको ये पॉइंट P है, inside the wire is inside the wire at a distance, let us say R from the axis. तो इस पे फाइंड करना है, तो पहले एम्पियर एंड लूप मारो. नहीं, पहले एम्पियर एंड लूप मत मारो, सबसे पहले करंट पर यूनिट एरिया फाइंड करो. यू नो, ऐसा क्रॉस सेक्शन है, एरिया सो रेडियस इज ए. सो व्हाट इज द करंट पर यूनिट एरिया? करंट per unit area is I over pi a square. What happened? Somebody switched on the mic or something? We are all good? Okay? Alright. So I by pi a square. And now let's take our ampere and loop. ये रहा गंदा एम्पियर एंड लूप हो गया, बट हमारे काम के लिए चल जाएगा. एंड हम इसी तरह प्रयाण करेंगे. एंड वी आर गोइंग लाइक दिस इन द लूप. सो लेट्स अप्लाई एम्पियर्स लॉ. सेम ओल्ड आइडिया. इंटीग्रल बी बार डॉट डी एल बार इज म्यू नॉट सिग्मा आई. सो बी इंटू हाउ मच डिस्टेंस हैव वी कवर्ड? 2 pi r. And now this is going to be the most crucial part. Is total current I enclosed by the loop? No. पूरा करंट लूप में नहीं है. करंट पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाई बाय द एरिया ऑफ द लूप. सो I by pi a square into what is the area of this ampere in loop? Pi r square. तो pi pi कट एंड एक r भी यहां से कट हो गया, एंड यू गेट फाइनली B is mu naught I by 2 pi a square the whole into R. Alright, so this is how the entire thing is moving. Okay, तो ये फंडा पूरा इस चीज पे बेयर करता. So if you are looking, you will see that inside the wire B is directly proportional to R, whereas outside the wire, this is outside, B is inversely proportional to R. So inside the wire, B is directly proportional to distance from the axis. Outside the wire, B is inversely proportional to the distance from the wire. Alright, look at this. Any problems here so far? We are good? Can you listen to me? Am I audible? Yes, sir. Okay. Now we go to what is called a solenoid. Actually, this was illustration number 8, as far as I know. This was illustration number 8. So solenoid, wow, what is a solenoid? You know, जब बहुत सारी रिंग को एक साथ रखा जाता है, all carrying currents in the same direction, it has been seen that in the region within the rings, the magnetic field is strong and uniform, whereas in the region outside the rings, the magnetic field is zero. So बहुत सारी रिंग हो तो सेंटर में विद इन द रिंग्स मैग्नेटिक फील्ड सॉलिड होता है, मस्त यूनिफॉर्म होता है. आउटसाइड द रिंग्स दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कैंसिल करती हैं, सो आउटसाइड द रिंग्स मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो. सच एन अरेंजमेंट इज कॉल्ड सोलेनॉइड. बट एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टी पेश आती है कि ऐसी बहुत सारी रिंग्स को पकड़ेगा कौन, सब में अलग अलग करंट्स पास करेगा कौन, तो किस तरह ये प्रैक्टिकली वर्कआउट होता है. सो फॉर दैट व्हाट वी डिड इज, हमने एक हॉलो पाइप जैसा स्ट्रक्चर लिया एंड वी वाउंड टर्न्स ऑफ वायर ऑन दिस स्ट्रक्चर. सो इट बिकम्स लाइक अ हेलिकल कॉइल, ईच टर्न बिहेविंग एज वन रिंग, एंड एक ही बैटरी के जरिए करंट पास करवाया गया. वाह. एंड एज ए रिजल्ट अब ये करंट ऐसा है, आपसे मेरी तरफ आ रहा है, तो बहुत सारी रिंग्स एक साथ, all carrying currents in this direction, you will see that within this region magnetic field will be strong. मस्त एकदम, वाह, जबरदस्त.
and outside the region magnetic field is 0. Inside it is strong and uniform. Very good sir, strong uniform, very good. पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है इनसाइड द सोलेनॉइड, कैसे करेंगे? ओके, एम्पियर्स लॉ यूज कर रहे हैं ना, करवा देते हैं, नो प्रॉब्लम्स हियर। ये आपका सोलेनॉइड, मैं ये सब नहीं बना रहा हूं, ये सब सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था। एंड मैं अब एम्पियर इन लूप बनाऊंगा। ये रहा आपका एम्पियर इन लूप, दिस इज पी क्यू आर एस। मैं जाऊंगा पी से क्यू, क्यू से आर, आर से एस एंड एस से पी। एस से आर तक का डिस्टेंस है एल, ऑलराइट। एंड सर आपने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं बनाया, तो बना देते हैं यार, आपके लिए क्या है। ये रहा आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ओके, सो लेट मी पुट द पर्टिकुलर्स हियर। कंसिडर n turns per unit length. This is an important characteristic of the solenoid. कितने टर्न्स है पर यूनिट लेंथ? नाउ लाइन इंटीग्रल b bar dot dl bar पूरा लूप के थ्रू विल बी, मैं इसके 4 टुकड़े करूंगा, पहले p से q, q से r, r से s, s से p। सो इट इज इंटीग्रल p से q b bar dot dl bar, इंटीग्रल q से r b bar dot dl bar, प्लस q से r हो गया ना, r से s b bar dot dl bar, प्लस s से p। 4 को देखना है, एक को नहीं, 2 को नहीं, पूरा 4 ठो देखना है। नाउ अब मैं कुछ लिख रहा हूं, कुछ स्टेटमेंट्स, और आप मुझे बताएं क्यों ये ऐसा है। मैं लिख रहा हूं इंटीग्रल फ्रॉम p टू q b bar dot dl bar is 0. Can anyone tell me why it is 0? Magnetic field outside the solenoid is 0. Very good. Outside the Sulu, magnetic field is 0. Since outside B bar is 0. अच्छा, मैं एक और स्टेटमेंट लिख रहा हूं, इंटीग्रल Q से R B bar dot dl bar is same as S से P B bar dot dl bar। ये फिर से 0 है, काहे? क्योंकि dl bar like this, magnetic field like this, can you see both are perpendicular, so b dl cos 90, cos 90 is how much? 0, q से r में भी और s से p में भी। so finally क्या बचा? लाइन इंटीग्रल b bar dot dl bar is, अकेला कौन बचा? r से s। अच्छा, r से s में आपका क्या स्पेशल स्टेटमेंट है? इज dl bar and b bar both in the same direction? बराबर, ये dl bar यही b bar सेम डायरेक्शन में, cos 0 is 1, so how much is rs? L, so this is b into L। wow, I got this first equation। and now Ampere's law states, by Ampere's law line integral b bar dot dl bar is mu naught sigma I, तो b into L is mu naught into, भाई अगर 1 मीटर में छोटा n टर्न्स है तो लेंथ L में कितने टर्न्स होंगे? NL, और हर एक टर्न में करंट I, तो LL कट। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप योर आइज आर ओपन, वी हैव रीच्ड अ वेरी लवली इक्वेशन। अरे इधर काहे लिखते हैं, इधर ही लिख देंगे B म्यू नॉट छोटा Ni। So the magnetic field at any point inside the solenoid B is mu naught छोटा Ni, where छोटा n is the number of turns per unit length। अगर इस solenoid को मैं दोनों ends इकट्ठा कर दूं, this will become what is called a toroid। We call it मेदुवड़ा structure, बराबर, डोनट स्ट्रक्चर कह सकते हैं, पर मेरे को डोनट पसंद नहीं, मेरे को मेदुवड़ा पसंद है। सो आई होप यू ऑल्सो लव मेदुवड़ा। सो इसके ऊपर मस्त टर्न्स ऑफ वायर लगा डाला, एंड अब एक समस्या खड़ी हो गई है। आई एम श्योर हम और आप मिलकर इस समस्या का समाधान जरूर करेंगे। बट 3 रीजन है यहाँ पे, एक ये बीच का होल वाला, दूसरा द मेदू ऑफ द वड़ा, एंड तीसरा रीजन आउटसाइड। मैग्नेटिक फील्ड कहां कहां होगा?
लेट्स फाइंड आउट, क्या इस रीजन में होगा, इस होल वाले में? ना, बिकॉज एक्चुअली देखने जाओ तो दिस रीजन इज ऑल्सो लाइंग आउटसाइड द सोलेनॉइड, तो यहां नहीं है। अच्छा, यहां होगा टोटली आउटसाइड में? ना, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा? ओनली इन द इंटीरियर, in the medu of the vada, in the dough of the nut. So magnetic field सिर्फ इस इंटीरियर रीजन में। तो लगे हाथों, आओ फाइंड कर लेते उसका कितना वैल्यू है करके। तो ये है पॉइंट एट डिस्टेंस छोटा r, एम्पियर का लूप बना लेता हूं ब्लू कलर का। एज आई वाज सेइंग, सो मैं P पे फाइंड करना चाहता हूं एंड एम्पियर का लूप बना दिया है, लूप बना दिया, इंटीग्रल b बार डॉट dl बार। ये एक इक्वेशन हर वक्त काम आता है। यहां से P से शुरू करूं, टक 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 यहां तक आया, इट इज 2 पाई r एंड एज आई सेड देयर आर n टर्न्स इन दिस वायर, इन दिस टोरॉइड, हर एक में करंट है I, तो व्हाट विल बी टोटल करंट? म्यू नॉट Ni. सो माय इक्वेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड is mu naught बड़ा Ni by 2 pi r. If you spare a moment to look at this beauty, this is n by 2 pi r. Isn't this number of turns per unit length? So if I would call it छोटा n, then b would be mu naught छोटा Ni. And at this moment मैं इसको देखता हूं और इसको देखता हूं, my God, ये दोनों एक दूसरे के क्लोन है। भाई क्यों ना हो, इक्वली है, क्यों ना हो। आखिर टोरॉइड को खोल दो तो वो सोलेनॉइड ही बन जाएगा ना। सो सोलेनॉइड है, घुमाया टोरॉइड बना, तो दोनों के इक्वेशंस भी नियरली सिमिलर है। म्यू नॉट छोटा है ना, म्यू नॉट छोटा है ना। एंड नाउ वी मूव ऑन, you know, we see that if we keep a current carrying conductor in a magnetic field, we have already seen it experiences a force. तो उसी तरह मैं देखता हूं कि if I have two current carrying conductors, you know, एक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है और दूसरे करंट को रखा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करता है, सो फोर्स लगेगा। सो इफ आई हैव टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स IA एंड IB placed at a distance d from each other, and you can see both are carrying currents in the same direction, then force between these two wires F is mu naught IA IB into L. Let us say this is length L over 2 pi d, and force per unit length, मैं लेंथ को यहां से हटाना चाहता हूं, छोटा f which is F by L is mu naught IA IB by 2 pi d. भाई do not forget, अगर दोनों करंट सेम डायरेक्शन में है then force between them will be attractive, and if both are carrying currents in the opposite direction then force between them will be repulsive. I use this equation to give you an SI definition of 1 ampere current. क्या है SI definition? अगर IA और IB सेम हो and equal to 1 amp, दोनों के बीच में डिस्टेंस 1 मीटर हो, then force per unit length F is mu naught IA 1 IB 1 over 2 pi d is 1. So 4 pi into 10 raised to minus 7 over 2 pi, which is 2 into 10 raised to minus 7 Newton per meter. And my definition is, if the force per unit length between two wires carrying identical currents and separated by a distance of 1 meter in vacuum is 2 into 10 raised to minus 7 Newton per meter, then the current through both wires is said to be 1 ampere each. Alright, so 1 ampere each is the idea जब force per unit length is 2 into 10 raised to minus 7 Newton per meter. यहां पे हमारा second part खत्म होता है and we come to the last part of this chapter, which is based on only one idea, which is torque. So whenever a current carrying coil, it can be a rectangular coil, it can be a circular coil, is placed in a magnetic field, it will experience a torque. Let us see two cases. One is a very special case, you know, जिसमें बहुत ही आसानी से हम टॉर्क निकाल लेंगे। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, and there is this coil
placed like this. The coil is not very good. Okay. A, B, C, D. And current is going like this. Tick, 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 tick. Okay. Now, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इतना A है, इतना B है. एंड बिफोर आई मूव ऑन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखा दूं आपको फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. कुछ भी करने से पहले सेक्शन ए बी को देखो. कैन यू सी आई एल बार ऑफ ए बी एंड मैग्नेटिक फील्ड बी बार आर इन द सेम डायरेक्शन, पैरेलल. तो आई एल बार क्रॉस बी बार विल बी हाउ मच? 0. फॉर सी डी, ये बी बार है, ये आई एल बार है, एंटी पैरेलल, उसमें भी 0. तो ए बी और सी डी में द फोर्सेस on sections AB and CD are 0, because in the first case in AB IL bar is parallel to B bar, in the second case in CD IL bar is anti-parallel to B bar, so sin 0 या sin 180 both are 0. Look at AD. For AD, you know, ये IL bar है, ये B bar है, so IL bar cross B bar, force going inside, कितना फोर्स होगा जी? आई बी बी, क्योंकि परपेंडिकुलर sin 90 is 1, एंड गोइंग इनवर्ड्स. एंड लुक एट बी सी, आई एल बार लाइक दिस, बी बार लाइक दिस, आई एल बार क्रॉस बी बार आउटवर्ड्स, सेम आई बी बी, F1 dash आई बी बी, एंड दिस इज आउटवर्ड्स. इफ आई ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम, बिफोर आई ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम, एक फोर्स आउटवर्ड्स है, एक फोर्स इनवर्ड्स है, ये दोनों इक्वल और ऑपोजिट है, बट दे आर नॉट कोलिनियर, दे आर सेपरेटेड बाय दिस फाइनाइट डिस्टेंस. ये क्या है? इजंट इट अ कपल? Anybody is there who will confirm this idea that this is a couple? Oh, that's lovely to know. Very well. So this is F1 और ये दोनों के बीच का perpendicular distance, this is F1 dash. And कितना perpendicular distance है? A. And they provide torque which performs rotational motion. So torque due to couple tau is magnitude of any force into perpendicular distance between the two forces. दिख रहा है perpendicular distance is छोटा a, so this is I, छोटा ab into b, but a into b, isn't it the area of the coil? But ab is equal to a, so this gives me tau is IAB. Very simple equation. But दुनिया इतनी सिंपल नहीं है, कभी कभी इतने आसानी से नहीं रखा होता, थोड़ा सा टेढ़ा रखा होता, और वो ही टेढ़े रखने वाली सिचुएशन का टॉर्क हमको निकालना है. सो दिस वाज अ वेरी स्पेशल केस. और अब वो जनरल केस लूंगा, उसमें सारा केस आ गया, जो भी जैसा भी रखा हो डजंट मेक एनी डिफरेंस, बट तरीका यही रहेगा. अब इस केस में, स्पेशल केस में, हमने देखा था कि ऊपर वाले और नीचे वाले में फोर्स 0 है. इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार फोर्सेस 0 नहीं होंगे, सब पे फोर्सेस होंगे. ये साउथ, ये नॉर्थ, एंड दिस इज योर कॉइन. लेट्स कॉल इट A, B, C, D. Let me show you the direction of currents. ओके, एंड बगैर भूले मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन ये बता दिया मैंने. ओके, नाउ लुक एट AB. यू नो इट इज लाइक दिस. कोई बुक हो, हमारे पास फिजिक्स की बुक है, ऐसी रखी है. दिस इज IL बार, दिस इज B बार, तो IL बार क्रॉस B बार ऊपर, नीचे वाले में IL बार इस तरफ, B बार इस तरफ, नीचे. सो इसमें F1 is like this, and इसमें F1 dash is like this. Can you see both are equal and opposite and collinear also? So will they cancel or will they add up? What? On AB and CD, F1 and F1 dash are equal, opposite and cancel
each other. Okay, so we have gotten rid of that. अब ये BC वाले में BC ऐसा है, B बार ऐसा है, कमिंग आउटसाइड, ये आपकी तरफ F2, एंड यहां पे ID बार क्रॉस B बार अंदर जा रहा है F2 डैश ऑन BC एंड DA. मैं मैग्नीट्यूड्स लिख रहा हूं फिलहाल. F2 डैश इज F2 इज IBB, सेम ओल्ड. बस इंपॉर्टेंट यही है, ये एक आपकी तरफ आ रहा था, ये एक मेरी तरफ आ रहा था. आर दीज टू इक्वल एंड ऑपोजिट? यस. बट आर दे कोलिनियर? नो. एंड एज अ रिजल्ट दे फॉर्म अ कपल गिविंग राइज टू टॉर्क. सो दे आर नॉन कोलिनियर, so they form couple giving rise to torque. But हमें पहले schematic दिखाना है. This is F2 dash and this is F2. So जो पहले आपका simply A था वो अब perpendicular distance में वर्कआउट नहीं होगा सर. ये पूरा ये है, but perpendicular distance is this. If I would call it A dash, B dash, this is the perpendicular distance. ये A है and this is B. So ये perpendicular distance find करना है. Shit man. तो ये इतना A by 2 है, ये इतना भी A by 2 है. तो how much will be this? This is theta. So this is A by 2 sin theta. Same here, A by 2 sin theta. जो पहले सिर्फ A था, तो perpendicular distance between the two forces is A dash B dash is A by 2 sin theta plus A by 2 sin theta, and I'm sure everybody can work this out. This is A sin theta. Last वाले केस में it was simply A. Here it is A sin theta. So torque tau is F2 into A sin theta. मेरे पास F2 रेडी है, एकदम रेडी. IBB into A sin theta. लास्ट वाले का ही फंडा वर्कआउट होगा. AB लगा दिया and AB is A, so tau is IAB sin theta. But you cannot write this equation without number of turns. For n turns, tau, very lovely equation here, bina sin theta. So tau is bina sin theta, and in vector form this looks lovelier. Vector form, tau bar is nia bar cross B bar. So lest anyone forget, theta is the angle between the area vector A bar and magnetic field B bar. हमेशा याद रखना, A बार एंड B बार के बीच का एरिया वो एंगल है थीटा. और यहां पे निया बार को एक और नई चीज का नाम देते हैं विच इज कॉल्ड मैग्नेटिक मोमेंट. सो टेक अ मोमेंट टू लुक एट मैग्नेटिक मोमेंट. M बार इज निया बार. सो कोई भी कॉइल हो, उसमें करंट आई फ्लो हो रहा हो, एरिया वेक्टर A बार हो, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट इज निया बार. ऐसा यूनिट इज एम्पियर meter square. So to cut a long story short, tau bar can be written as M bar cross B bar. Tau is MB sin theta. So this is a lovely idea, torque on a current carrying coil. इसको इस्तेमाल करके illustration 11 किया गया था. Yes. Okay. Okay, 100 turns. Radius 10 centi. All right, and current flowing is 3.2. Very well. The first thing you needed was magnetic moment. नहीं, torque. नहीं, क्या? Field at the center. Field at the center. And field at the center, भाई मोनी भाई. तो वाह. I've got N, I've got I got R. सब हो जाएगा, no issues. The second, they want us to find the magnetic moment. I'm not finding answers. It's okay with you, right? M is equal to Nia
and area is pi r square. So utilizing NIR, I think you can find this. The third thing they tell me, now this coil is placed in an external magnetic field of 2 Tesla. Initially theta is 0, theta initial is 0 degree, and then it is rotated by 90. So they want us to find the initial and final torque. So tau initial is mb sine theta initial by sine 0 is how much? 0. And final torque, tau final is mb sine theta f. Theta f is how much? 90. Sine 90 is 1. So this is going to be mb. I hope you can find this out. The third thing, what is the angular speed acquired? This is seemingly the most important question of this numerical. Acquired by the coil when it is rotated by 90 from 0 degree to 90 degree, and moment of inertia they have given as 0.1 kg meter square. So this was one lovely idea. Simple as it gets. We know torque is I alpha. You know, I could have written I like this, but then it represents current. So मैंने इस तरह लिखा. And alpha is d omega by dt. Let's keep it for some time. Also torque अभी देखा हमने mb sin theta. इन दोनों को इक्वेट किया. I d omega by dt is mb sin theta. अब एक ठो झोल है, यहां पे ओमेगा बरोबर है, पर ये t यहां लेके जाऊंगा इंटीग्रेशन में वर्कआउट नहीं करेगा. सो व्हाट डू आई डू? I use the chain rule. d omega by dt can be written as d omega by d theta into d theta by dt. And I think everybody out here knows d theta by dt is omega. So you get I omega d omega. ये d theta यहाँ लेके गया, mb sin theta d theta. We shall waste no time and we shall integrate it. I बाहर, integral omega d omega, mb बाहर, sin theta d theta. Let me put the limits. 0 से लेकर 90 तक, एंड ये 0 से लेकर ओमेगा तक. ये यहाँ पे d ओमेगा होना चाहिए. ओके, सो I इंटीग्रल ओमेगा d ओमेगा इज ओमेगा स्क्वायर बाय 2, एंड इंटीग्रल sin थीटा इज माइनस कॉस थीटा 0 से 90 तक. सो I ओमेगा स्क्वायर बाय 2 इज mb minus cos 90 plus cos 0. By cos 90 is 0, cos 0 is 1, so you are left only with mb. So omega square is 2mb by I, which would give me omega root of 2mb by I. I think the answer is find outable. Okay, any problem so far? So we go on to the last topic of this chapter, which is called galvanometer. Now what is a galvanometer? A device that detects and measures small currents is called a galvanometer. अब इस galvanometer में वही टॉर्क ऑन कॉइल वाला फंडा यूज किया गया है, बट पहली बार cylindrical poles of the bar magnet यूटिलाइज किए हैं. So what are cylindrical poles of the bar magnet? Let me show you. पहली बार इस तरह के, अब तक रेक्टेंगुलर पोल्स देखे थे आपने, बट नाउ यू आर लुकिंग एट सिलिंड्रिकल पोल्स. व्हाट इज द प्राइम रीजन बिहाइंड यूजिंग सिलिंड्रिकल पोल्स? दैट यू कैन गेट मैग्नेटिक फील्ड, यू कैन गेट अ वेक्टर फॉर एवरी डायरेक्शन. तो चाहे आपका कॉइल जैसे भी तरह टर्न हो रहा हो, कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर उसके साथ 90 डिग्रीज में होगा ही. तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हर दिशा में अवेलेबल है, और यहां पे आपका कॉइल है, एंड ये वायर लगाया है उसके ऊपर ताकि टॉर्क लग सके. एंड इसके साथ आई हैव अरेंज द पॉइंटर. दिस इज द स्केल. दिस पॉइंटर विल मूव on this scale whenever current flows. अच्छा, let me write this. Radial, अच्छा, cylindrical poles provide radial magnetic field, अर्थात theta will always be 90. अब जब टॉर्क आएगा और ये घूमेगा, उसके साथ ये पॉइंटर भी घूमेगा. लोचा ये है कि सपोज यहां तक घूम गया और सपोज करंट किसी ने बंद कर दिया,
देयर शुड बी सच अ प्रोविजन कि वो वापिस आ सके। तो वापिस लाने का काम कौन करेगा? हमने अंदर एक स्प्रिंग लगाई है, दिस इज अ स्पाइरल स्प्रिंग विच विल प्रोवाइड अ रिस्टोरिंग टॉर्क एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये वापस आ पाएगा। सो टॉर्क ऑन द कॉइल, टाउ कॉइल is beta sin theta and sin 90 is 1, so this is beta, and restoring torque due to the spring, tau restoring is k phi। भाई ये दोनों नए कैरेक्टर हैं k और phi। k is the torsional constant of the spring, जिसका ऐसा यूनिट याद रखना पड़ेगा, न्यूटन मीटर पर रेडियन, and phi is the deflection of the pointer। okay, now in equilibrium में the torque on the coil is equal to the restoring torque in the spring, so beta is k phi। by whatever equations anybody gives you, but this is by far the most important to solve numericals for galvanometer। और इससे आगे बढ़ सकते हैं, I is equal to k by band into phi, as k, b and n are all constant, so I proportional to phi। in short, जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा कॉइल में उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन आएगा पॉइंटर का। तो यहां पे गैल्वानोमीटर हो जाता है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है मेरे को। फ्रॉम 3 phi by I, isn't it band by k? Phi by I is band by k. This is called current sensitivity of the galvanometer, and phi by V, now V is what? IR। मेरे पास phi by I already था, तो this is band by KR, and this you have guessed correctly, it is the voltage sensitivity of the galvanometer। now depending on कि तुम galvanometer से क्या करवाना चाहते हो, there are two ways in which you can connect this galvanometer। one, you can use it as a current measuring device। a current measuring galvanometer is called an ammeter। an ammeter is always connected in series with the circuit। ideal resistance of the ammeter should be 0, but in real life कुछ भी 0 नहीं होता, so we connect a low value resistor in parallel with the galvanometer, which is called shunt, जिसका इक्वेशन है छोटा rs is RGIG over I minus IG। ये एडिशनल के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए काम आता है। RG is the resistance of the galvanometer, IG is the maximum current that can pass through the galvanometer, and I is the current to be measured। so ये पैरेलल में लगाना पड़ेगा। secondly, if you want to use a galvanometer to measure potential difference, it is called a voltmeter। a voltmeter is always connected in parallel between any 2 points। third, the ideal resistance of a voltmeter should be infinite, but in reality कुछ भी infinite नहीं होता, so उसका resistance बड़ा करने के लिए we connect a high value resistor in series, which is called series resistance। बड़ा RS, RS ही है, RS छोटा RS बड़ा, which is V by IG minus RG। so V is the potential difference that is to be measured using this galvanometer। so this is where chapter 4 ends up। अच्छा, before I forget, एक और मस्त इक्वेशन था, relation between magnetic moment and angular momentum of an electron। mu bar is minus E by 2me into L bar। this is magnetic moment, this is angular momentum, and E by 2me is a constant which is called gyromagnetic ratio, its value being 8.8 into 10 raised to 10,
कूलम पर केजी। तो यहां पे हमारा रिवीजन खत्म होता है। कोई डाउट्स वगैरह आपको अगर हो तो मेरे को बताएं आप। सो एनीथिंग एल्स यू वांट मी टू डू राइट नाउ? या इट्स डन? ओके, इट्स ओके, ऑलराइट। सो आप इतना करें एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, बाय बाय।